सरकार ने एक बड़ी पहल की है। नई एविएशन पॉलिसी के द्वारा न सिर्फ किरायों में कटौती की गई है, बल्कि इस क्षेत्र में ढांचागत विकास के लिए भी एक गेम चेंजर पॉलिसी को लागू किया जा रहा है। इस पहल से लाखों रोजगार तो पैदा होंगे ही, साथ ही पर्यटन को भी अच्छा खासा बढ़ावा मिलेगा। देश के हवाई यात्रियों के अच्छे दिन लाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने आजाद भारत के इतिहास में पहली बार एविएशन पॉलिसी को मंजूरी दी है। बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। नीति का उद्देश्य न केवल लोगों को अधिक सुविधा देना है, बल्कि ज्यादा लोगों तक हवाई सेवा का फायदा भी पहुंचाना है। This civil aviation policy today history has been made. Since independence, India never had any civil aviation policy. And what is the core characteristics of this policy? जो हवाई संपर्क में नहीं है उनको जोड़ना, जो हवाई सेवा से मुक्त हैं उनको सेवा प्रदान करना। नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने नई पॉलिसी को गेम चेंजर बताते हुए कहा कि देश का विमानन क्षेत्र 2022 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन क्षेत्र बनने जा रहा है। नई नीति में रीजनल कनेक्टिविटी पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, यानी छोटे कस्बों व शहरों में एयरलाइंस सेवाएं शुरू की जाएंगी। इसके तहत शहरों की दूरी कम समय में तय हो पाएगी। रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एयरपोर्ट पर विभिन्न प्रकार के चार्ज को राज्य सरकारों की मदद से हटाने या कम करने की कोशिश होगी। आइए जानते हैं क्या है नई एविएशन पॉलिसी में, जिससे आम आदमी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। सरकार ने 1 घंटे के सफर के लिए 2500 रुपए का किराया तय किया है, जबकि आधे घंटे के लिए 1200 रुपए का किराया देना होगा। इसका उद्देश्य हवाई यात्रा को बढ़ावा देना है, और वो भी उचित कीमतों पर। छोटे शहरों में हवाई सफर की सुविधा शुरू करने वाली कंपनियों को सरकार 80% तक घाटे की भरपाई करने को भी तैयार है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एयर कनेक्टिविटी शुरू हो सके। एक एयरपोर्ट जो होना चाहिए टायर 2 या टायर 3 सिटी का, जहां पर आज तक हवाई यात्रा ना हुई हो, होना जरूरी है, जिसमें कुछ हेयर कट्स उस प्रदेश सरकार को भी लेने होंगे, एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी लेगा, और उसके माध्यम से जब हम करेंगे तो 2500 रुपये में 1 घंटे का फ्लाइंग टाइम, और अगर ये फ्लाइंग टाइम 2500 मतलब मान लीजिए आधा घंटे की फ्लाइंग टाइम है तो ये 1250 रुपये हो जाएगा। एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। साल 2022 तक सालाना 30 करोड़ और 2027 तक 50 करोड़ एयर टिकट की बिक्री का लक्ष्य है। 2015 में यह आंकड़ा केवल 8 करोड़ का था। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टिकट पर रीजनल कनेक्टिविटी फंड के तहत 2% अतिरिक्त सेस लगाने की बात है। यात्रियों को सबसे ज्यादा शिकायतें टिकट कैंसिल कराने पर होने वाले रिफंड और एयरलाइंस की फ्लाइट रद्द होने पर होने वाली मुश्किलों को लेकर होती है। नई नीति में सरकार ने इस पर खास ध्यान दिया है। नई नीति के लागू होने के बाद यात्रियों को घरेलू टिकट कैंसिल कराने पर 15 दिनों के भीतर पैसा मिल जाएगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय टिकट कैंसिल कराने पर पैसा 30 दिनों के अंदर मिलेगा। अगर कोई यात्री अपना टिकट कैंसिल करवाता है तो कैंसिलेशन चार्ज बेसिक किराए से ज्यादा नहीं हो सकता, और रिफंड प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लगेगा। यात्री रिफंड को नगद लेगा या बैंक अकाउंट में, ये यात्री पर निर्भर करेगा। उड़ान के वक्त से 24 घंटे के अंदर फ्लाइट रद्द होने पर मुआवजे की राशि 10,000 रुपए तक होगी। प्रोमो और स्पेशल फेयर समेत सभी पर रिफंड्स के नियम लागू होंगे। विमान में ओवर बुकिंग होने पर अगर यात्री को सवार नहीं होने दिया जाता है तो उसकी मुआवजा राशि बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी गई है। 15 किलो सामान के बाद 5 किलो तक के लिए 100 रुपए प्रति किलो से ज्यादा चार्ज नहीं दिए जाएंगे। नई एविएशन पॉलिसी में छोटे एयरपोर्ट्स पर ज्यादा जोर दिया गया है। सरकार प्रति उड़ान 8,000 रुपए का टैक्स लगाएगी और इन पैसों से 50 से 100 करोड़ रुपए का फंड बनाएगी, जिससे अब तक इस्तेमाल में न आने वाली करीब 350 हवाई पट्टियों का इस्तेमाल होगा। The commitment in the BJP manifesto of making regional connectivity a reality. So we kept it as a centerpiece and the whole policy has been worked around it. इसके अलावा देश को विमानों के रखरखाव, मरम्मत तथा ओवरहॉलिंग के केंद्र के रूप में विकसित करने पर भी जोर दिया गया है। दूसरी तरफ विमानन कंपनियों को कुछ सहूलियतें भी दी जाएंगी। नई पॉलिसी में विमान कंपनियों को 5/20 नियम से राहत मिलेगी, यानी अब विमानन कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 20 विमानों की जरूरत होगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सेवा शुरू करने के लिए 5 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार के इस बदलाव का लंबे वक्त से इंतजार हो रहा था। इससे विमान कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी और अधिक से अधिक लोग विमान यात्रा के लिए प्रोत्साहित होंगे। हवाई यात्रियों को फायदा होने के साथ ही विमानन कंपनियों की मनमानी पर भी रोक लग सकेगी। सुधाकर दास और शैलेंद्र मिश्र के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।
तो देश को आज एक नई एविएशन पॉलिसी मिली है। किस तरीके से ये आम आदमी के लिए एक फायदेमंद बात है और किस तरीके से सरकार इस पे आगे बढ़ेगी, इस मुद्दे पे बात करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं राजीव नयन चौबे साहब, सेक्रेटरी एविएशन मिनिस्ट्री के, जिन्होंने आज प्रेजेंटेशन के माध्यम से देश भर को बताया कि इस नई पॉलिसी में आखिर है क्या। दूसरे खास मेहमान हर्षवर्धन जी हैं, जाने माने एविएशन एक्सपर्ट हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। चौबे सर, आप क्योंकि एक हवाई सपने का पूरा होने जैसी एक आपने एक खाका आज पेश किया है, कितना व्यवहारिक सी एक बात है, किस तरीके से ये चीजें हो पाएंगी और कब तक हम इसको जमीन पर उतरता देख पाएंगे, इस हवाई सफर को जमीन से शुरू करने का सपना? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये बतलाना चाहूँगा कि हमारी जो पूरी की पूरी ये स्कीम है, ये इसीलिए बनाई गई है कि जो एक आम भारतीय है, साधारण भारतीय है, वह हवाई जहाज की यात्रा कर सके जी। और इसके लिए हम लोगों ने जो सबसे बड़ी पहल की है वो ये किया है कि हमारे देश में इस समय करीब 350 ऐसी हवाई पट्टियां हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय से बनी हुई हैं और जहां पर अभी कोई कमर्शियल ऑपरेशन नहीं हो रहा है। तो हमारा उद्देश्य इस प्रकार है कि जो ये डोरमेंट एयरफील्ड्स हैं, जहां कोई उड़ान नहीं हो रही है, वहां उनको हम लोग रिवाइव करें, वहां से हम लोग हवाई यात्राएं शुरू करवाएं और उन हवाई यात्राओं का जो टिकट है वो 2500 रुपए प्रति घंटे से अधिक न होने पाए जी। हमारा उद्देश्य ये है कि देखिए, हमारे देश में जो करीब 125 करोड़ जनसंख्या वाला देश है और जिसमें करीब 35 करोड़ तो मध्यवर्गीय भारतीय हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में जी। जो एनुअल डोमेस्टिक टिकटिंग की जो बिक्री होती है वो सिर्फ 8 करोड़ है। तो जाहिर है कि एक सामान्य मध्यवर्गीय भारतीय 5 साल में एक बार हवाई यात्रा करता है, जबकि तो एक तरीके से उसको टारगेट करने की कहीं ना कहीं एक योजना है कि उनके लिए भी हवाई सफर सुलभ हो सके। लेकिन सर, पब्लिक कैरियर के अलावा अगर हम प्राइवेट एयरलाइंस के लिहाज से बात करें, कितना व्यवहारिक है? क्योंकि कई बार अगर वो उनके लिए फायदेमंद चीजें नहीं होती तो शायद वो मना कर सकते हैं। वो सस्टेन कर सके आपकी ये पॉलिसी, इसको लेके क्या कुछ कोशिशें की गई हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें देखिए, हमने जो कैपिंग करने की बात की है कि 2500 रुपए से ज्यादा का टिकट 1 घंटे की उड़ान का नहीं होना चाहिए, तो इसमें हमने ये भी प्रावधान रखा है कि हम उनका जो कॉस्ट है, जो 1 घंटे की उड़ान का जो उनका खर्च है, अगर वो 2500 रुपए से ज्यादा है तो उनको हम वायबिलिटी गैप फंडिंग देंगे ताकि एयरलाइन को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा और उनको तो फायदा होगा जी। तो ये ऐसी बात नहीं है कि एयरलाइन को चाहे वो बिजनेस पूरा पड़े, ठीक हो ना हो, फिर भी उनको कंपल्सरली हम 2500 करने के लिए कह रहे हैं, तब तो कोई नहीं आएगा। ठीक है, सरकार एक तरीके से उस जिम्मेदारी को निभाएगी। हर्षवर्धन जी, आपको लगता है कि 2022 तक हिंदुस्तान के पोटेंशियल को देखते हुए विश्व का तीसरे सबसे बड़ा एक एविएशन सेक्टर के तरीके से विकसित हो? क्या इस प्रकार का जो खाका आज तैयार किया गया, ये वो रास्ता दिखाएगा जहां पे हम इस तीसरे नंबर या उससे आगे निकलने की कोशिश करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, सिविल एविएशन मिनिस्टर को और खासतौर पे चौबे साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक पहली पहल है बहुत सालों में जहां एविएशन को एक समग्र नीति के रूप में देखा गया है जी। एविएशन के बहुत सारे सेक्टर्स थे, उनके लिए अलग अलग नीतियाँ बनी, पर पिछले 15 साल में जिस बेतहाशा तरीके से यात्रियों की वृद्धि हुई, एविएशन सेक्टर बढ़ा, तो एक ज़रूरत थी कि उसको एक कम्प्रिहेंसिव तरीके से देखा जाए। उसमें गैप एरियाज थे, कहीं बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, कहीं बहुत कम ग्रोथ है और एकदम प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ते हैं फिर गिर जाते हैं। तो जैसा चौबे साहब ने कहा कि एक समग्र प्रयास है, तो बहुत ज़रूरी था। दूसरी बात ये कि इसके कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं। आप 30 करोड़ लोगों को सफ़र कराना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको वो ढांचा बनाना पड़ेगा। उसमें आपको जहाज भी लाने हैं, नए ऑपरेटर्स भी लाने हैं, ट्रेन मैन पावर भी लानी है, एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। तो मेरा मानना है कि ये पॉलिसी उन सब इश्यूज को एड्रेस करती है, क्योंकि जो अभी आपने जहाज़ों के लिए एक रेस्ट्रिक्शन हटा दी कि 5 साल की ज़रूरत नहीं है, आपके पास 20 जहाज होने चाहिए, वो एक पॉजिटिव स्टेप है। क्योंकि मेरा मानना है कि जब से आपने किंगफिशर एयरलाइंस बंद हुई थी तो नया निवेशक इस क्षेत्र से एक तरह से बाहर हो गया था और बड़ी मुश्किल से वो आ रहा था। तो अब उसको ये स्टम्बलिंग ब्लॉक या एक तरह का रिजर्वेशन पॉइंट होता था, तो मुझे लगता है कि अब ये आइटम खत्म हो गया है, तो नया FDI हमें आने की उम्मीद है जी। रीजनल कनेक्टिविटी देश की बुनियादी जरूरत है।
पिछले 25 सालों में देश का जो औद्योगिक ढांचा है वो बदल गया है। जो पहले बड़े शहरों के आसपास इंडस्ट्रीज होती थी, अब वो सर्विस सेंटर्स हो गए हैं जी। तो उस बदलते हुए परिदृश्य को भी एड्रेस करने की जरूरत है। आप महत्वपूर्ण चीज कह रहे हैं। चौबे सर, आपको लगता है कि जो रीजनल कनेक्टिविटी की बात है आपके इस पॉलिसी में भी, खास तौर से आपने 350 एयर स्ट्रिप्स की बात की, स्टेट की तरफ से डिमांड ड्रिवन एयरपोर्ट्स अगर की बात आती तो किस तरीके से विकसित करने की कार्य योजना, क्योंकि जाहिर सी बात आज शुरू करेंगे तो भी सालों का वक्त लगेगा। इसमें मैं ये कहूँगा कि 350 एयरपोर्ट्स में से, एयर स्ट्रिप्स में से हम लोग प्रायोरिटी देंगे कि 50 एयरपोर्ट्स को हम लोग अगले 3 सालों में डेवलप कर लें। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए, आज़ादी मिले हुए हम लोगों को 69 साल हो गए जी। इन 69 सालों में आज सिर्फ 75 एयरपोर्ट से हवाई उड़ानें होती हैं। तो जो काम 69-70 सालों में 75 हवाई अड्डों ने किया जी, उसको हम 3 सालों में 50 और बढ़ाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि है। और एक बार जब वो शुरू हो जाएंगे वहां से हवाई उड़ाने, उसके बाद इसका अपना एक ऐसा मोमेंटम है कि बाकी जो हवाई अड्डे जो छूटे रहेंगे, और जब हवाई कंपनियां देखेंगे कि यहाँ पर बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जी, तो वो निश्चित रूप से बाकी सभी हवाई अड्डों को कवर करने के लिए आगे आएंगे जी। आप नए एयरपोर्ट्स को बनाने के लिए आपने अपने उस इनिशिएटिव में, आप जब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपने कहा कि लैंड एक्विजिशन की समस्या ना, इसलिए इस प्रकार के गोल्ड माइन का आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं, आपने इस बात का जिक्र किया। लेकिन यहाँ पे स्टेट का रोल कहीं ना कहीं आ जाता है। आप पैसे कहाँ से जुटाएंगे? जब पैसे खर्च कम करने की बात आएगी, आप सब्सिडी फंड बनाने की बात कर रहे हैं। ये जो पूरी कोशिश है, ये कितनी वायबल सी नजर आ रही है? क्या आप इस फंड को बना पाएंगे, सब्सिडाइज कर पाएंगे कैरियर्स को? बिल्कुल कर पाएंगे। देखिए, 2 अलग अलग चीजें हैं। एक तो जो डॉर्मेंट एयरफील्ड्स हैं, जहां पर अभी उड़ानें नहीं हो रही हैं, उनको जो रिवाइव करने का काम है, उसके लिए माननीय वित्त मंत्री ने इस साल के बजट स्पीच में ऑलरेडी वो अनाउंस कर रखा है 50 हवाई अड्डों के लिए। तो हम वो गवर्नमेंट के बजट से हम उसको पैसा लेकर के उनको रिवाइव करेंगे। अब रही बात जो सब्सिडी दी जानी है, वो वायबिलिटी गैप फंडिंग जो दी जानी है, उसके लिए हम लोगों ने रीजनल कनेक्टिविटी फंड बनाने का फैसला कर लिया है। और वहां से वो जो पैसा मिलेगा, उसी पैसे से हम लोग जो रीजनल कनेक्टिविटी की जो उड़ानें होंगी, उनको हम लोग वायबिलिटी गैप फंडिंग देंगे। इसलिए फंडिंग की इसमें कोई समस्या नहीं है, ये अभी भी नहीं है और आने वाले समय में भी नहीं आएगी। बिल्कुल, आपने सही ठीक है। हर्षवर्धन जी, आपको लगता है कि जिस प्रकार का एक पूरा खाका नजर आ रहा है, पूरी एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी नजर आ रही है, जो भी प्लेयर्स हैं इस लाइन में वर्तमान में और आने वाले समय में नए लोगों के लिए से कितनी अट्रैक्टिव है और किस तरीके से आप उनको इसमें जोड़ते हुए देख रहे हैं सरकार के साथ में? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं चौबे साहब को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। जो 50 एयरपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, वो काफ़ी एयरपोर्ट्स उनमें ऑलरेडी इस स्थिति में है कि थोड़े से सुधार से ही वो ऑपरेशनल हो जाएंगे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि ऑपरेटर को आपको इंसेंटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए कि जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपका पड़ा हुआ है, जब तक ऑपरेटर नहीं होगा, आप कितना अच्छा एयरपोर्ट बना लीजिए, कोई सपोर्ट दे दीजिए, ऑपरेटर की प्रायोरिटी है। तो इस पॉलिसी का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि ऑपरेटर को इंसेंटिवाइज करना। उसको जब वायबिलिटी गैप फंडिंग से ये एश्योरिटी हो जाएगी कि भाई उसको नुकसान नहीं हो रहा, और अगर उसका घाटा होता है तो सरकार उसकी भरपाई करेगी। उसकी मैकेनिज्म अभी बतानी है किस तरह से वो करेंगे, तो उससे जो है ऑपरेटर मोटिवेट होगा। और मोटिवेट होने के साथ साथ जैसे जैसे ऑपरेटर्स आएंगे, जो दुबे साहब ने, ये चौबे साहब ने सही कहा कि जब एक ऑपरेटर एक सेक्टर पे चलाता है तो उसको सामने 4 और सेक्टर नजर आते हैं, बहुत तेजी से पब्लिक डिमांड बढ़ती है। और इसके अलावा मैं एक बताना चाहता हूँ कि इस देश में इस समय 150 शहर ऐसे हैं ऑलरेडी जिनमें वायबिलिटी और पोटेंशियल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जी। जितने आप 10 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहरों को मानते हैं, वो सारे आपके पोटेंशियल एयर कनेक्टिविटी के डेस्टिनेशन है जी। एक तो ये फैक्टर है। उससे ज्यादा जो मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ वो देना चाहता हूँ एमआरओ के लिए। एमआरओ हिंदुस्तान के लिए एक ऐसा अंडर डेवलप सेक्टर है। हमारे पास ऑलरेडी थोड़ा दर्शकों के लिए बता दें, जो मेंटेनेंस को लेके जो एयरक्राफ्ट की जो मेंटेनेंस करते हैं, उस पे आने वाले खर्चे, मेंटेनेंस रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन जी। तो एमआरओ इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि जो काम आईटी सेक्टर ने इस देश के लिए किया, एमआरओ सेक्टर देश के लिए कर सकता है। हमारे पास ऑलरेडी 700-750 जहाज हैं इस देश में। एयर इंडिया के अलावा किसी के पास मेंटेनेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब पिछले कुछ सालों में आपने नागपुर को हब बनाया, पर क्योंकि आपकी जो रेगुलेटरी पॉलिसीज थी, टैक्सेशन इश्यूज थे, उनकी वजह से वो प्रमोट नहीं हो पाया। एक बार जब आपने उस अपने कैप्टिव मार्केट को फीड करने के लिए एमआरओ बना लिया जी, उसके बाद आप ये देखेंगे कि जो हमारे पास इतनी स्किल्ड मैन पावर है और मैन पावर की कॉस्ट बहुत लो है जी,
तो विश्व का जो एमआरओ का बिजनेस है उसका 20 से 25% मार्केट आप ठीक है, एक तरीके से हब बनाने की ओर भी हम आगे चल सकते हैं जी। तो उससे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी जी। कम से कम 1-1.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो एक बहुत बड़ा एक नया प्लेटफॉर्म है। ठीक है चौबे सर, एक वक्त लगभग खत्म हो रहा है, एक आखिरी सवाल आपसे कि ओपन स्काई का भी जिक्र किया आपने इस अपनी पॉलिसी के तहत, जो इंटरनेशनल स्काई का जो स्पेस है उसमें भारत के जो भी प्लेयर्स हैं वो कैसे अपना रोल आगे आने वाले दिनों में बढ़ा पाएंगे, और प्रॉफिटेबल बिजनेस हमें देखने को मिलेगा इंटरनेशनल रूट्स पे डोमेस्टिक के अलावा भी, इसको लेके क्या खास? देखिए सबसे जो बड़ी चीज है कि हम ये चाहते हैं कि कंपटीशन अधिक से अधिक हो। तो कंपटीशन अधिक से अधिक करने के लिए हमने ओपन स्काईज करने का फैसला किया है। कंपटीशन से हमेशा से उपभोक्ताओं को फायदा होता आया है जी, लेकिन इसके साथ ही साथ हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम कंपटीशन लाएं और किसी सेक्टर को और ओपन अप करें तो उसमें एक कैलिब्रेटेड अप्रोच होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अचानक उसको इतना अधिक ओपन कर दिया कि जो हमारी डोमेस्टिक सेक्टर की जो हवाई कंपनियां हैं उनको परेशानी हो। तो इसी कैलिब्रेटेड अप्रोच के अंतर्गत हम लोगों का ये निर्णय रहा है, कैबिनेट का निर्णय रहा है कि पहले 5000 किलोमीटर से बाहर के जो देश हैं उनको हम ओपन स्काईज का हम रेसिप्रोकल बेसिस पर ऑफर करेंगे, जिससे कि उनकी जितनी हवाई कंपनियां यहाँ पर आना चाहें, जितने हवाई जहाज लाना चाहें वो ला सकते हैं जी, और उसी तरह हमारी हवाई कंपनियां वहां जा सकती हैं। हाँ, तो कुल मिला के एक तरीके से कोशिश है उस दिशा में भी कुछ बेहतर करने की। वक्त हमारे पास कम है, हालांकि लंबा खाका आपने पेश किया, इस पर एक लंबी चर्चा हो सकती है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब आगे वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि आखिर महंगाई को कंट्रोल करने को लेकर सक्रिय हुई सरकार